नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि आज हम भारत का जो विशाल नक्शा देखते हैं वो आखिर बना कैसे? मतलब ब्रिटिश शासन खत्म होने के बाद ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक सफर था जो कूटनीति, भारी उठापटक और बहुत सारे प्रशासनिक बदलावों से होकर गुजरा। तो आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव क्या होंगे? हम बात करेंगे 1947 की एकीकरण की चुनौती की, रियासतों के ड्रामे की, राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की। समझेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश असल में क्या होते हैं और आखिर में चलेंगे एकांत के द्वीपों की तरफ। शुरुआत करते हैं 1947 की एकीकरण की चुनौती से। देखिए, ब्रिटिश राज खत्म होने के ठीक बाद हमारे नेताओं के सामने जो भू राजनीतिक पहेली खड़ी थी वो सच में बहुत बड़ी थी। ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ने की बात नहीं थी, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक धागे में पिरोने की चुनौती थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 550 से ज्यादा। आज़ादी के वक्त भारत में 550 से अधिक रियासतें थीं और इन सबको ये तय करना था कि वो भारत के साथ मिलेंगी या फिर नए बने पाकिस्तान के साथ। ये कितना नाजुक मोड़ था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनमें से कई रियासतें तो पूरी तरह आज़ाद रहना चाहती थीं। अब इस बिखरे हुए देश को समेटने का ये जो पहाड़ जैसा काम था ना, इसका जिम्मा मुख्य रूप से उठाया जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन दोनों ने मिलकर कमाल भी कूटनीति दिखाई। कभी प्यार से बातचीत की तो कभी थोड़ा दबाव भी बनाया। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जोधपुर का। वहां के युवा महाराजा हनवंत सिंह लगभग पाकिस्तान के प्रलोभन में आ ही गए थे, लेकिन ऐन मौके पर सरदार पटेल ने एंट्री मारी और उन्हें भारत में विलय के लिए मना लिया। अब आते हैं रियासतों के ड्रामे पर, क्योंकि भाई ये पूरी प्रक्रिया इतनी भी सीधी नहीं थी। कुछ बड़ी रियासतों ने विलय का ऐसा कड़ा विरोध किया कि एक हाई स्टेक्स ऐतिहासिक ड्रामा शुरू हो गया, जिसने पूरे नक्शे को ही उलझा कर रख दिया था। उदाहरण के लिए भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान को ही ले लीजिए। वो तो इतने निराश थे कि उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से यहाँ तक कह दिया था कि अंग्रेजों का जाना मानवता की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। सोचिए, उन्होंने तो कुछ समय के लिए भोपाल को एक स्वतंत्र कैबिनेट के साथ आज़ाद तक घोषित कर दिया था, लेकिन भारी विरोध और सरदार पटेल के कड़े रुख के आगे उन्हें झुकना पड़ा और आखिरकार 1949 में भोपाल का भारत में विलय हो गया। इसी बीच जूनागढ़ के नवाब का एक अलग ही किस्सा चल रहा था। उन्हें कुत्तों का बहुत शौक था, मतलब इतना शौक कि एक बार उन्होंने अपने पसंदीदा कुत्तों की शादी पर उस जमाने में 3 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। खैर, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां 82% आबादी हिंदू थी। फिर भी नवाब साहब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का फैसला कर लिया। अब अगर आप भूगोल के हिसाब से देखें तो ये फैसला बिल्कुल ही बेतुका था। जूनागढ़ 3 तरफ से भारत से घिरा था और पाकिस्तान के साथ उसकी सिर्फ एक समुद्री सीमा लगती थी। इस अजीबोगरीब फैसले के कारण भारत को बीच में आना ही पड़ा। आखिर में वहां जनमत संग्रह हुआ और जैसा कि होना ही था, लोगों ने भारी बहुमत से भारत के पक्ष में वोट दिया। 1947 के आखिरी महीने और 1948 का पूरा साल, ये वो समय था जब चीजें बहुत तेजी से और हिंसक रूप से बदल रही थीं। कश्मीर और हैदराबाद जैसे इलाकों में विलय पक्का करने के लिए अंततः सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़ा। हैदराबाद में रजाकारों के जुल्मों को रोकने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जबकि कश्मीर की स्थिति तो बिल्कुल ही अलग थी। जूनागढ़ से एकदम उलट कश्मीर में कहानी पूरी तरह पलट गई। वहां शासक हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह, और आबादी मुस्लिम बहुल थी। जब पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला किया, तब महाराजा ने भारत के साथ विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और इसके तुरंत बाद भारतीय सेना को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया गया ताकि उस इलाके को सुरक्षित किया जा सके। तो जमीनें इकट्ठी हो गईं, रियासतों का विलय हो गया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब इस विशाल और इतनी विविधता वाले भूभाग का प्रशासन कैसे चलाया जाए, इसे संगठित कैसे किया जाए? यहीं से शुरू होता है राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का काम। अब देखिए, इतने बड़े देश को प्रशासन के लिए बांटने का फॉर्मूला रातों रात तो नहीं बन सकता था। राष्ट्र की प्रशासनिक सीमाओं को सही करने के लिए दशकों तक आंतरिक पुनर्गठन चलता रहा और भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों की सीमाएं फिर से खींची गईं। इसका एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है 1960 का बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम। इस एक एक्ट के जरिए जो पहले एक बहुत बड़ा बॉम्बे राज्य हुआ करता था, उसे बांटकर 2 अलग अलग भाषाई राज्य बनाए गए, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र
और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। ये क्या होते हैं? देखिए, जहां एक तरफ ज्यादातर इलाके पूरी तरह से स्वायत्त राज्य बन गए, वहीं हमारे संविधान ने एक बिल्कुल अलग तरह का प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया। ये उन क्षेत्रों के लिए था जिन्हें सीधे केंद्र के कंट्रोल की जरूरत थी। इसको ऐसे समझते हैं, एक राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार होती है जो स्वायत्त रूप से अपना काम करती है, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी सीधे केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है। यहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक उपराज्यपाल या प्रशासक शासन चलाता है। आज के समय में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैसे इनमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर थोड़े यूनिक हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आंशिक राज्य का दर्जा मिला हुआ है और इनकी अपनी विधानसभाएं भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि भारत का ये नक्शा और प्रशासनिक ढांचा आज भी लगातार इवॉल्व हो रहा है। मिसाल के तौर पर 2019 के आखिर में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया, और उसके ठीक बाद 2020 में दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के साथ विलय कर दिया गया ताकि प्रशासन और भी सुचारू हो सके। और अब आखिरी पड़ाव, एकांत के द्वीप। भारत के नक्शे में कुछ ऐसे अत्यधिक अलग-थलग इलाके भी हैं जहां प्रशासन को पूरी तरह से हैंड्स ऑफ यानी बिना किसी हस्तक्षेप वाला नजरिया अपनाना पड़ता है। अंडमान द्वीप समूह का उत्तरी सेंटिनल द्वीप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ रहने वाले मूल निवासियों का बाहरी दुनिया के साथ बहुत ही हिंसक इतिहास रहा है। आपको शायद याद हो, 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम पर तीरों से हमला हुआ था, और 2018 में तो एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ की भी यहाँ दुखद मौत हो गई थी जब वो बिना परमिशन द्वीप पर गए थे। इसकी टाइमलाइन भी काफी दिलचस्प है। 1970 में एक मार्कर स्टोन लगाकर इसे भारत का हिस्सा तो घोषित कर दिया गया था। फिर 1991 में कुछ छोटे-मोटे शांतिपूर्ण संपर्क भी हुए, लेकिन अंततः 1996 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने इस जनजाति की दुनिया से अलग-थलग रहने की स्पष्ट इच्छा का सम्मान किया और इस द्वीप के साथ सभी बाहरी संपर्कों पर आधिकारिक रूप से स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया। और यही कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे नैतिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या राष्ट्रीय एकीकरण की रेस में हमें हमेशा कमजोर और मूल जनजातीय समुदायों के संरक्षण और उनकी आज़ादी को प्राथमिकता देनी चाहिए? भारत का नक्शा सच में सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये इन सभी ऐतिहासिक संघर्षों, जटिलताओं और लगातार बदलती प्रशासनिक नीतियों का एक जीता जागता सबूत है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।